मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर पांचाल और आज हम बात करेंगे धारा 144 के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम सभी सुनते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने या पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। जब कहीं भी किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना हो या कोई घटना घट जाए तो वहां पर धारा 144 लगा दी जाती है, जो कि सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की ही एक धारा है। तो आइए डिटेल से जानते हैं कि आखिर धारा 144 क्या है और इसका पालन न करने पर सजा के क्या प्रावधान हैं। जब कहीं भी किसी हिंसा या तनाव के बाद किसी इलाके का माहौल खराब होता है या खराब होने की संभावना होती है, जिससे तनाव बढ़ने की उम्मीद हो, तो ऐसे वक्त में धारा 144 सीआरपीसी को एहतियातन उस इलाके में लागू किया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ही धारा 144 सीआरपीसी लगाई जाती है। यह प्रशासन द्वारा प्रोक्लेम किए जाने वाला एक प्रोहिबिटेड ऑर्डर या निषेधाज्ञा है, जिसे विशेष परिस्थितियों जैसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोकने और फिर से शांति की स्थापना के लिए लागू किया जाता है, और जो नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर ही किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि धारा 144 की घोषणा कौन कर सकता है। इस दौरान सारे कानूनी अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या इलाके के दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दिए जाते हैं, जिस पर शांति व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है। इस धारा को लागू करने के लिए प्रशासन के पास सफिशिएंट ग्राउंड है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी या दूसरा कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए एम्पावर करे, वो एक लिखित नोटिफिकेशन जारी करता है और किसी भी ऐसी चीज़, व्यक्ति, जगह, समूह या संगठन के खिलाफ प्रोहिबिटेड ऑर्डर पास कर सकता है जो कि पब्लिक पीस, ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए हानिकारक हो या लॉ एंड ऑर्डर को खराब करती हो। और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है वहाँ 4 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। धारा 144 को लागू होने के बाद उस इलाके में नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से लोगों को घरों से बाहर गुट बनाकर घूमने पर प्रतिबंध होता है। यही नहीं, यातायात को भी कुछ हद तक इस अवधि में रोक दिया जाता है। इसके साथ ही पुलिस को यह डायरेक्शन दी जाती है कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि लोग एक साथ इकट्ठे ना हो या ग्रुप बनाकर ना घूमें। लेकिन कोई भी ऐसा आदेश इसकी अनाउंसिंग डेट से 2 महीने से ज़्यादा लागू नहीं रह सकता। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्टेट गवर्नमेंट इस ऑर्डर को आगे 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है, बट इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1)(b) में यह प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है। इसका मतलब है कि भारत के नागरिकों को अपनी इच्छा से सार्वजनिक सभा, यहाँ तक कि जुलूसों को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इकट्ठा करने का यह अधिकार भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में राज्य के द्वारा उचित प्रतिबंध के अधीन होता है। इसलिए एक उपयुक्त अधिकारी सार्वजनिक बैठक के इस आयोजन पर रोक भी लगा सकता है अगर उसका मानना है कि सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। लोगों के बीच एक मान्यता ये भी है कि धारा 144 में देखते ही गोली मार दी जाती है, लेकिन ये एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जयंतीलाल मोहनलाल वर्सेस सैनसन 1975 के केस में साफ साफ कहा है कि प्रशासन या सरकार धारा 144 के दौरान शूट एट सी का ऑर्डर नहीं दे सकती, और अगर देती है तो वो ऑर्डर इलीगल होगा। यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सज़ा का प्रावधान करती है जो किसी गैरकानूनी असेंबली में घातक हथियारों से लैस हो। धारा के अनुसार जो कोई भी गैरकानूनी असेंबली का सदस्य है जो घातक हथियारों से लैस है या उसके पास कुछ ऐसा है जो कि अपराध करने के लिए
हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और जिससे किसी की मौत भी हो सकती है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस धारा 107, 151 के तहत गिरफ्तार कर सकती है और इस धारा को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 1 साल की सजा भी हो सकती है, साथ ही भारी जुर्माना या दोनों हो सकता है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है। कुछ लोग धारा 144 को ही कर्फ्यू समझ लेते हैं, जबकि धारा 144 में कहीं भी कर्फ्यू का कोई जिक्र नहीं है और कर्फ्यू का एक अलग ही इतिहास है। कर्फ्यू का चलन 16वीं शताब्दी से है, फिर भी इसका कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं है। एक धारणा यह भी है कि कर्फ्यू मध्यकालीन यूरोप में सुरक्षा के साधन का एक जरिया था। उस समय राजतंत्र था और प्रजा राजा को टैक्स देती थी। प्रजा की सुरक्षा को राजा अपनी मोरल ड्यूटी समझता था, परंतु सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। इस कठिनाई को सुलझाने के लिए धर्म का सहारा लिया गया। प्रजा भी धर्म को ही न्याय व्यवस्था समझती थी। सुरक्षा व्यवस्था विशेषकर रात को करनी होती थी और इस उद्देश्य से रात को एक निश्चित समय पर गिरजाघरों में घंटे बजने लगते थे तथा लोग इसको ईश्वर की आज्ञा समझकर निर्धारित समय से बहुत पहले ही अपने घरों में वापस लौट जाते थे और घंटा बजने पर घरों के प्रकाश को बुझा देते थे और सुबह दोबारा घंटा बजने पर ही अपने घरों से बाहर निकलते थे और इसकी अवहेलना करने से वो लोग डरते थे, क्योंकि ऐसा करना वो पाप समझते थे। सो कह सकते हैं कि धर्म पर आधारित यह ईश्वर का आदेश ही कर्फ्यू था, किंतु समय और सभ्यता की प्रगति के साथ भगवान के इस आदेश या यह कह सकते हैं कि कर्फ्यू ने आज कानूनी आदेश का रूप ले लिया है। हालांकि इसमें केवल पब्लिक की सुरक्षा की भावना ही निहित होती है और सरकार या प्रशासन पब्लिक की सुरक्षा के लिए ही किसी भी इलाके में धारा 144 को लागू करती है।